अच्छा, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं, क्या जब ये तय हो गया कि 550 रियासतें हैं जो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे हैं और वहाँ पे नवाब हैं, सरदार हैं और वो सब इसके मालिक हैं, और ये तय हो गया कि पाकिस्तान में जिसको शामिल होना है मुस्लिम अक्सरियती रियासतें वहाँ चले जाएं और जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो हिंदुस्तान में चले जाएं, यानी कि हिंदू। तो जूनागढ़ तो 100% शामिल हो गया, तय हो गया, डिसाइड हो गया, पाकिस्तान में आ रहा है। आपने तो ऐलान कर दिया आपके बड़ों ने। तो ये हुआ क्या सब कुछ? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं हैगा कि जब पाकिस्तान वजूद में आया तो रियासत जूनागढ़ सबसे पहले वो रियासत थी जिसने पाकिस्तान के साथ अपने इलाक़ का ऐलान करा। और इसके बाद फिर ये हुआ कि मैं आपको थोड़ा सा ज़रा पीछे ले जाऊँ कि एज़ यू आर वेल अवेयर कि इसके अंदर ये जो एक्ट्स वगैरह थी, ये द एंडोस थी बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये सारे कवानीन जो थे ये बने हैं जी। और कि किस तरह हिंदुस्तान की तक़सीम होगी और जो रूलर्स हैं, द सॉवरेन रूलर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स को क्या क्या उनके पास पावर्स, इख्तियारात होंगे टू एक्सरसाइज वेदर उनकी जो रियासत है उसको, उनके 3 चॉइसेस थे कि उनकी रियासत को या तो गोया कि हिंदुस्तान के साथ एक्सीड करा जाए या फिर पाकिस्तान के साथ एक्सीड करा जाए, या फिर थर्ड ऑप्शन भी था टू रिमेन इंडिपेंडेंट। तो या इंडिया बन रहा था और पाकिस्तान बन रहा था, तो वो रियासतों के पास इख्तियार था वो अलहदा उसी तरह उसी स्टेटस में रहना चाहें या पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ शामिल हो जाएं। जी बिल्कुल। तो आपकी रियासत ने तय किया कि हम पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। और इख्तियारात क्या थे जिस इख्तियारात के तहत आप पाकिस्तान में शामिल हुए? एज ए सॉवरेन रूलर उनका राइट था कि वो अपने डोमिनियंस ऑफ पाकिस्तान के साथ शामिल हों या डोमिनियंस ऑफ हिंदुस्तान के साथ। हाँ। तो फिर एक क्योंकि जब ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ जब आई है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 और ये और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो उसमें उनको ये पावर्स थे उसके अंदर। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ फिर, यानी कि ये जो प्रिंसली स्टेट थी उनने अपना जो स्टेटस था एज इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट वो गेन कर चुके थे वो। ठीक है। क्योंकि इन एक्ट्स के तहत जो द पैरामाउंसी थी, जो द इम्पीरियल ब्रिटिश जो साहब वो एक्सरसाइज कर रहा था हिंदुस्तान पर, वो लैप्स हो गई। अच्छा। ख़त्म हो गई। और उसके बाद द रूलर्स जो थे वो बिल्कुल होल सोल हो गए वापस। जो जब इनने टेक ओवर करा है हिंदुस्तान के ऊपर, तो हमारी कुछ ट्रीटीज़ हुई थी बरतानिया के साथ, जिसमें उनने कहा था कि ठीक है आप हमारी पैरामाउंसी को एक्सेप्ट करें और ये है कि आप अपनी रियासत के अंदर टोटली इंडिपेंडेंट विदाउट एनी उनके इंटरफेरेंस के। तो वो बिल्कुल ऐसी चल रही थी रियासत। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को माने और अपनी रियासत चलाते रहें। ये जी हाँ बिल्कुल। वो तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से वो जो सारे थे द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वो ट्रांसफर हो गए टू द ब्रिटिश इंपीरियल, टू द क्राउन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है। जी हाँ। वो जो 1857 के बाद जो हुआ था, वो जो हम लोग कहते हैं जंग आज़ादी, वो लोग जो कहते हैं वो बगावत कहते हैं, म्यूटनी कहते हैं। तो उसके बाद फिर वो इन 1877 विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया ने अपना जो था, शी अस्यूम द टाइटल ऑफ कैसर हिंद, तो वो शी बिकेम मलिका हिंदुस्तान, एम्प्रेस ऑफ इंडिया बन गई ना वो। अच्छा तो ये जो जी हाँ, तो वो ट्रीटीज़ हुई फिर हमारी। आई एम सॉरी कथा कलामी होती, वो ट्रीटीज़ हमारी हुई पाकिस्तान के साथ। ठीक है। तो वो जो ट्रीटी है वो बायलैटरल ट्रीटी थी, क्योंकि जूनागढ़ वॉज अ इंडिपेंडेंट स्टेट एंड पाकिस्तान वॉज अ इंडिपेंडेंट। तो दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स के दरमियान ये मायदा हुआ जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहलाता है। और इसके अंदर हमने कुछ हमारे सॉवरेन पावर्स जो थे हमने उनको सरेंडर करा पाकिस्तान को, और ये एक्सेशन हुआ। तो इसके बाद फिर ये हुआ कि हमारे दादा जो थे वो तशरीफ़ लाए थे यहाँ,
25 अक्टूबर को। दादा का नाम आपके? हमारे दादा का नाम था हिज़ाइनस नवाब सर मोहब्बत खान जी। वो उस वक्त रूलर थे, वो नवाब थे, वो पाकिस्तान आए। वो चंद ऐसी रियासतों के नवाब थे जिनके पास बहुत पैसा था। नवाब ऑफ जूनागढ़ के पास बहुत पैसा था और वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर जो आप देखें तो तक़सीम हिंद से पहले 562 रियासतें थीं, जिसके अंदर रियासत जूनागढ़ जो थी वो 6ठे नंबर पर पूरा जो प्रिंसली ऑर्डर था उसमें सबसे अमीर तरीन रियासत थी। और अगर जो आप मुसलमानों को देखें तो हैदराबाद दक्कन के बाद मुसलमानों में दूसरी सबसे अमीर तरीन रियासत थी। यानी कि एक फ़कीरी रियासत थी, यानी गद्दी हमारी फ़कीरी थी, एक सिलसिला था दुआओं का, उसका एक निस्बत थी। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।